हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका। हम क्या पढ़ रहे हैं भूगोल के अंदर? हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। यहाँ पर हमने सर अभी पिछले वीडियो में विकास की बात की थी, है ना। हमने यहाँ पर विकास की बात की थी और विकास में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है। और जब पृथ्वी के विकास की बात आती है ना, तब हमने वहां पर स्थल मंडल पढ़ा था। हमने उसके बात की थी कि पृथ्वी का विकास केवल एक रूप से नहीं होता है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, उन सबको मिला के जैव मंडल से होता है। हमने ये बात की थी, जिसमें हमने स्थल मंडल पढ़ लिया है सर। स्थल मंडल के विकास में हमने पढ़ा कि वहां पर विभेदन की दो प्रक्रियाएं थी। पहला विभेदन जब होता है जब पृथ्वी गर्म होती है, पदार्थ पिघलते हैं, भारी तत्व अंदर चल जाते हैं, है ना, केंद्र में हल्के तत्व ऊपर आते हैं, तो विभेदन की प्रथम अवस्था थी। द्वितीय अवस्था में जब चंद्रमा की उत्पत्ति होती है और बड़ा पदार्थ टकराता है, तो उसके बाद में द्वितीय विभेदन होता है, जहां परतों का निर्माण होता है, भूपर्वती का निर्माण होता है, मेंटल का निर्माण होता है। हमने क्रोड की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल और जलमंडल का विकास की बात करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने स्थल मंडल को अलग पढ़ाया, लेकिन यहां पर आप वायुमंडल को और जलमंडल को एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? एक साथ पढ़ा रहे हैं, दूसरा कारण होगा क्यों है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। पहले वायुमंडल क्या होता है आप समझ लीजिए। वायुमंडल का मतलब हम क्या माने कि हमने जो सामान्य आपने परिभाषा पढ़ी, छोटा बच्चा भी जानता है कि हमारे चारों ओर जो वायु का वातावरण होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन भी आ गई, नाइट्रोजन भी आ गई, है ना। ये सभी गैसों की बात कर लेते हैं, खासकर ऑक्सीजन की बात करते हैं जो हमारे जीवन के लिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। और जो चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है ना आपको, वो जलमंडल में आता है। अब जलमंडल में आप जो पानी पी रहे हैं वो भी जलमंडल में है, वैसे तो जल का ही भाग है। और वैसे हम समुद्र की बात करते हैं, जो महासागर हैं वो सारे आपके जलमंडल में आते हैं। दोनों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों को हम आगे देखेंगे वीडियो के अंदर कि वायुमंडल के विकास के साथ ही जलमंडल का विकास हुआ है। हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल का विकास कैसे हुआ है, तो आपको कॉपी में क्या लिखना है? 3 चरण है। देखिए अब बात करते हैं। एक तो प्रथम अवस्था है जिसकी हम बात करेंगे, द्वितीय अवस्था की हम बात करेंगे, सेकंड स्टेज की बात करेंगे, और थर्ड स्टेज की बात करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि जलमंडल का विकास कैसे हुआ है, तो भी हम उसके बारे में बात करेंगे कैसा हुआ है। और अगर दोनों के बीच के बारे में पूछता है कि जलमंडल वायुमंडल का विकास कैसे हुआ है, इनके मध्य में संबंध बताएं, तो जो मैं बता रहा हूं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहली बात तो वायुमंडल और जलमंडल का विकास एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल निर्भर है। अब कैसे निर्भर है हम देखते हैं आगे। पहले हम वायुमंडल को लेते हैं। देखो कुछ लाइन यहां दिख नहीं पा रही होगी, पीपीटी मैंने तैयार की है तो आप, मैं बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। वायुमंडल के अंदर का सबसे पहले संरचना में सबसे पहले अगर तत्वों की बात करें तो हम नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को मानते हैं। आज भी आप देखते हैं कि नाइट्रोजन 70% से ऊपर है और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा है हमारे पास में। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। तो दिमाग में आता है क्या सर शुरुआत में भी ऐसा ही था? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी भी यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन थी क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रिकॉल कीजिए जो हमने पढ़ा था। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि जब बिग बैंग सिद्धांत होता है, आपको याद होगा, जब बिग बैंग सिद्धांत होता है तो विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है। तो पहले निहारिका बनती है जो हाइड्रोजन गैस का बादल होता है। धीरे धीरे उसमें निहारिका से तारा बनता है, ग्रहाणु बनता है, ग्रहों का निर्माण होता है। और जो हाइड्रोजन होता है धीरे धीरे खत्म होकर हीलियम बन जाता है। तो यानी इसका मतलब न तो उस वक्त नाइट्रोजन थी ना उस वक्त ऑक्सीजन थी, वहां पर तो हाइड्रोजन और हीलियम थी। ठीक है, तो पहली बात दिमाग में रखने की, जो आज का वातावरण हमारे पास में आ रहा है वैसा हमारे पास से पहला नहीं था। अब देखिए हम बात करते हैं वायुमंडल जलमंडल के विकास में। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्था है और पहली अवस्था की बात करते हैं। पहली अवस्था के अंदर आप ये देखिए, हमारा ये सूरज है ना, सूरज भगवान है, और फिर इसके बाद में हमारे ग्रह हैं। इन ग्रहों में मैं बात कर रहा हूं केवल पार्थिव ग्रहों की। छोटे छोटे ग्रह दिख रहे हैं आपको, मरकरी है, विनस है, अर्थ है और मार्स है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल की बात कर रहा हूं। आप इस बात को ध्यान रखने से पहले आप ये मानकर चलिए कि सब, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हम ये मानकर चले कि सब पृथ्वी पर प्रारंभ में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं थी, वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम थी। हाइड्रोजन और हीलियम थी। क्यों थी मैं बता चुका हूं आपसे, क्योंकि पहले हाइड्रोजन गैस के बादल निहारिका जो सौरमंडल का जनक होता है वो थी, है ना। उसके बाद में वही निहारिका बदलकर अपने तस्वीरनुमा आकृति लेकर ग्रहों का निर्माण करती है और हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलता है और अंत में वो नष्ट हो जाता है। तो यहां पर हम मान के चलें कि शुरुआत में इन सभी ग्रहों के आगे हाइड्रोजन और हीलियम के बादल थे। यानी हम ये कर सकते हैं कि आदिम कालीन जो वायुमंडल था पृथ्वी का, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, आदिम कालीन जो वायुमंडल था पृथ्वी का, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी।
बिल्कुल थी सर, है ना। हाइड्रोजन हीलियम हीलियम चारों तरफ उसके बादल थे, बिल्कुल यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन हीलियम के बादल थे। अब होता क्या है आप समझिए, आप ये हाइड्रोजन हीलियम के बादल है ना, अब यहां सूरज है, सूरज बिल्कुल तप्त अवस्था में है और ये बिल्कुल पास में है। मैंने बताया था ये पार्थिव ग्रह हैं चारों, पार्थिव ग्रह क्योंकि पृथ्वी की तरह इसमें वाता पृथ्वी की तरह यहाँ पर चट्टाने हैं, पृथ्वी की तरह यहाँ पर रूप है। तो सौर विकिरण जो होती है ना, सौर विकिरण, आपको दूसरा पेन ले लेते हैं जिसे ज्यादा समझ में आएगा, लाल ले लेते हैं। सौर विकिरण क्या और यहाँ चल रही है, और यहाँ पर चलकर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को हटा दिया। यहाँ नहीं हटा पाई क्योंकि दूर थे ना, तो यहाँ पर पहुंच नहीं पाई, तो अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम के बादल है। तभी तो ये पृथ्वी की जैसे नहीं है, आपके जुपिटर हुए, सैटर्न हुए, अरुण हुए, वरुण हुए। बात समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि सर आदिमकालीन वायुमंडल था हमारा पृथ्वी का, जो आदिमकालीन वायुमंडल में भरे तो वहां पर हाइड्रोजन हीलियम के बादल थे। हाइड्रोजन हीलियम के बादल को जो हमारी सौर पवनें थी, सौर पवनें आई और सौर पवनों ने क्या कर दिया, वहां से हटा दिया कि भैया हट जाओ यहां से, हमको पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करना है, तो उसको हटा दिया। आप यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए भी सामने की तरफ आप पंखा है, एक मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे कोई घर खड़ा हुआ है, तो पंखे का फोर्स जो आएगा तो मेरे पर ज्यादा पड़ेगा, पीछे वाले पे पड़ेगा, मेरे पे ज्यादा पड़ेगा, मेरे बाल उड़ेंगे, सब पड़ेंगे, पीछे वाले का थोड़ा कम होगा। जो उतना दूर होगा उस पर कम हवा लगेगी, जो पास में होगा उसको ज्यादा हवा लगेगी, यहाँ से मिट्टी होगी वो हट जाएगी। तो वही तो हुआ कि यहाँ सौर पवनें चल रही थी तो हाइड्रोजन हीलियम के बादलों को हटा दिया, है ना। तो पहला चरण क्या हुआ कि आदिमकालीन वायुमंडल जो था, या उसकी बात करें आदिमकालीन वायुमंडल गैसें भी बोल सकता है कोई बोले, तो वो हाइड्रोजन हीलियम थी, उसको सौर पवनों के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, अब हमारे पास में जो पुरानी बात करें प्राचीन काल में, अब हमारे पास में जो हमारी पृथ्वी है, जो पार्थिव ग्रह है, वहां पर हाइड्रोजन हीलियम के बादल नहीं है। अब हाइड्रोजन हीलियम के बादल नहीं है तो फिर क्या यही ऐसा रह जाएगा? नहीं, कुछ और निर्माण होगा, है ना, आगे कुछ वातावरण तो आएगा। अब सेकंड चरण आता है। सेकंड चरण समझिए, सेकंड चरण कुछ ही नहीं है। सेकंड चरण के बताया था मैंने, पृथ्वी तप्त अवस्था में है, गर्म अवस्था में है। मैंने आपसे बात की थी उसके अंदर, जब हम स्थलमंडल का निर्माण कर रहे थे, कि जब ग्रहणों टकराते हैं तो ताप उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, तो अंदर की जो हीट है वो बाहर आती है, अंदर के पदार्थ पिघली हुई अवस्था में। अब पिघली हुई अवस्था में है तो यहां पर पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में एक सहयोग किया है। जो गर्म पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया है। ये विकास दो तरीके से हो सकता है, आप समझिए। पहली तो पृथ्वी क्या हो रही है इस वक्त, ठंडी हो रही है, पृथ्वी क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि उस वक्त लगातार क्या हो रहा है, लगातार आप मानकर चलिए ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है। अब आप इस बात को समझिए। पहली बात तो पृथ्वी ठंडी हो रही है। आपने कभी रोटी देखी, गरम देखी है? रोटी जब गरम होती है बिल्कुल फुली हुई सी होती है, गोल की जैसे ना, लेकिन आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप उसमें जलेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा करने के उसमें क्या करेंगे, छेद कर देंगे तो उसमें से भाप निकलेगी, आपका हाथ जल जाएगा। किया होगा ना आपने, उसमें से हाथ जल जाएगा। यानी जो पृथ्वी जो आपकी गर्म थी, पृथ्वी आपकी गर्म थी, हीट थी, तो उसकी हीट ठंडी हुई, तो हीट कैसे ठंडी होगी, उसमें से गैसें बाहर निकलेगी। वहां से जो गैसें है वो बाहर निकलना चाह रही है, और ये जब गैसें बाहर निकल रही है, इसमें जलवाष्प भी बाहर निकल रही है। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, जलवाष्प भी बाहर निकल रही है, और जलवाष्प के साथ में आपकी कई प्रकार की गैसें हैं। मतलब उसके अंदर मान लीजिए अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है ना, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, ये गैसें बाहर निकल रही है। दूसरा चरण बता रहा हूं मैं आपको, पहला चरण तो हो चुका है, और उसके साथ में ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है। ये देखिए आप, यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है। अमोनिया है, जल है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कई प्रकार की गैसें निकल रही है। अब जब ये गैसें निकल रही है ना, तो बताइए वातावरण में जाएगी तो वायुमंडल का निर्माण होगा नहीं होगा? अब पहले वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम था, अब वायुमंडल में पृथ्वी के ठंडा होने से दो काम हो रहे हैं, और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से अब वायुमंडल में आपके पास नाइट्रोजन आ गई है, वायुमंडल में आपके पास CO2 आ गई है, वायुमंडल के अंदर आपके पास में सल्फर डाइऑक्साइड आ गई है, आपके पास में जलवाष्प आ गया है। ये सब पूरा एक वातावरण तैयार हो गया है। दूसरा चरण आप लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे। यहीं पर हम देखो एक लाइन लिखते हैं कि आरंभ में वायुमंडल, पेन चेंज करना पड़ेगा, व्हाइट आ गया है, ओके ओके, देखिए यहां पर आ जाइए। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन आदि गैसें निकल रही है। कैसे निकल रही है? ये पृथ्वी के भीतरी भाग से निकल रही है। इसे हम गैस उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? गैस उत्सर्जन कहते हैं, गैस उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि गैस उत्सर्जन क्या प्रक्रिया है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी के भीतरी भाग से धरती पर कई प्रकार की गैसें आई, जैसे
जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, तो उसे हम गैस उत्सर्जन कहते हैं। तो 2 चरण हो गए आपके पास में। और सबसे खास बात देखिएगा, यहां पर अभी भी ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, ऑक्सीजन क्या है, कम मात्रा में है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन निकली नहीं है, कम मात्रा में, वो जलवाष्प में निकल रही है। तो सेकंड चरण समझ गए आप। पहला चरण क्या था, रिकॉल कीजिए। पहला चरण में आदिमकालीन जो वायुमंडलीय गैस है उसको सौर पवनों ने हटा दिया था। दूसरे चरण में पृथ्वी ठंडी हो रही है, भीतर गर्म है, लेकिन गर्म आदमी ठंडा कब होगा, जब उसका गुस्सा बाहर निकलेगा, तो यानी उसमें से गैसें बाहर निकलेगी, है ना, निकलती है ना, नाक से गुस्सा निकलता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम या सल्फर डाइऑक्साइड, एक गैसें बाहर निकल रही है, और ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है। तो ये वायुमंडल का निर्माण हो गया। अब तीसरा चरण देखिए आप, तीसरा चरण क्या है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि अब मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा। अब महासागर बन चुके हैं अपने पास में, है ना, हम क्योंकि वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल कहां से बन रहा है, अब वो कनेक्ट करना। आप यहाँ पर महासागर बन चुके हैं, तो महासागर बने कैसे वो बताऊंगा मैं बाद में, पहले हम सीधे यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले हमको पता है, अब आगे भी पढ़ेंगे, कि सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति होती है ना, वो महासागरों में होती है। और महासागरों में होती है पेड़ पौधों के द्वारा। किसके द्वारा होती है, पेड़ पौधों के द्वारा। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये पेड़ है, ये सनलाइट ले रहा है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वातावरण में खूब है, जल यहां से लिया जा रहा है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को। इसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, ये आप खूब पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसके अंदर हम सनलाइट लेते हैं, हम मतलब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक्ट करते हैं, लेते हैं, जल को नीचे से लेते हैं जड़ों से, और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है, तो अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने संशोधित किया। अब क्या हो रहा है, आप यहां देखेंगे, मैंने लिखा था ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, लेकिन अब क्या हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, और यही तीसरा चरण है जो जीवों की उत्पत्ति के लिए सहायक है। तो जीवमंडल भी इसमें जुड़ जाएगा बाद में, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, है ना। तो आप चीजों को यहां पर समझ रहे हैं, चीजों को आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ पर 3 चरण हो गए सर, 3 चरण हो गए। पहले तो हमारे सूरज दादा ने पूरी सौर पवनों को निकाल दिया है, दूसरे मतलब मैदान साफ कर दिया है, दूसरे के अंदर हमारी पृथ्वी हीट करके जलवाष्प और गैसें बना रही है गैस उत्सर्जन के द्वारा, और तीसरे के द्वारा हम प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं महासागरों के अंदर। अब ये महासागर भी आ गए हमारे पास में, हम तो ये कनेक्ट करेंगे तो वो दोनों एक अपन चीजें। तो समझ गए आप, ये हमारे पास में वायुमंडल का विकास हो गया 3 चरणों के अंदर। अब हम करते हैं जलमंडल का। देखिए आप, अब जलमंडल, पृथ्वी पर जल कहां से आया, ये दिमाग में आता है, पृथ्वी पर जल कहां से है। मैं दोबारा वापस आपको सेकंड चरण में ले जाना चाहूंगा। कहां पर, सेकंड चरण में। देखिए आप, हमको पता है, देखो पहली बात तो पता होगा कि जल जो होती है सतत प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है, या हम इसको कहें सतत प्रक्रिया के अलावा कि चक्रीय प्रक्रम होता है, चक्रीय, है ना। चक्रीय कैसे होता है, आज अगर हम बात करें तो हमको पता है कि समुद्र होता है, सूरज के प्रकाश के कारण वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी जलवाष्प बनता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, ठंडे होते हैं, और वापस बारिश आ जाती है। चक्र चलता रहता है। हुआ क्या, पृथ्वी ठंडी हो रही है, बिल्कुल सर बताया था आपने, पृथ्वी ठंडी हो रही है, जैसे पृथ्वी रोटी की तरह बिल्कुल ठंडी हो रही है। हो क्यों रही है, तापमान बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। और आपको पता है ठंडी वापस गर्म होती है, कब होती है, जब चंद्रमा टकराता है। तो हम पहले की बात कर रहे हैं, और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से गैसों का सृजन हो रहा है, जिससे वायुमंडल में, आप यहां पर देखेंगे कि यह वायुमंडल में जलवाष्प और गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। बिल्कुल, जलवाष्प की मात्रा बढ़ाई थी और गैसों की मात्रा, नाइट्रोजन है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह ध्यान रखना आप, है ना। आपके पास अमोनिया है, इन गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। अब हो क्या रहा है, आप समझिए, है ना। पहली बात तो आप समझ गए यहाँ पे कि यहाँ पर पृथ्वी ठंडी हो रही, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, यानी हम सेकंड चरण जो था उसी से लेकर आ रहे हैं। तो जलमंडल वायुमंडल कनेक्ट करा या नहीं करा, करा है सर, है ना। अब ये क्या हो रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है, उससे वायुमंडल में जलवाष्प और गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। अब जो जलवाष्प ऊपर जा रही है ना बेटा, वो धीरे 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 ऊपर जाकर ठंडी होगी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, एक बात और समझिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपको कि जब ये जलवाष्प और गैसें निकल रही है, जो सेकंड चरण में बात की थी, तो ऐसा तो है नहीं कि जलवाष्प और गैसें निकल रही है, ये निकल कर कहां पहुंच जाएगी, सूरज के पास पहुंच जाएगी। हाँ, ऐसा है क्या, सूरज के पास यहां से पहुंच जाएगी? नहीं जी, इनको पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है ना, वो उनको अपने वातावरण में रोक कर रखेगा। समझ रहे ना, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, इसे जलवाष्प और गैसें निकल रही, तो वो रुकनी नहीं चाहिए थी, वो तो चल रहा थी, सूरज के पास चल रहा थी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इनको रोक कर रख रहा है, एक वातावरण का निर्माण कर रहा है, एक वातावरण का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, उसी को तो वायुमंडल कहते हैं। तो वैसे ही जब ये बाहर निकल नहीं पा रही है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वायुमंडल में जलवाष्प और गैस की मात्रा बढ़ रही है, धीरे धीरे ऊपर जाकर ये ठंडी होती है। ठंडी का मतलब आप समझिए
जैसे आपने कभी पानी गर्म किया होगा और उस पर थाली रख देते हैं आप, तो गैसें निकलती हैं, बिल्कुल जैसे ये निकल रही है। और थाली को आप हटा के देखेंगे, थाली पे पानी की बूंदें जम जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो जलवाष्प थी वो थाली के ठंडे थाली के भाग के संपर्क में आके ठंडी हुई है और पानी की बूंदों का निर्माण हुआ, उसको हम संघनन कहते हैं। तो ये जो गैसें थी, ये जो आपके यहां से गैसें निकल रही है, ये ऊपर जाकर यहां पर ये मान लीजिए बादलों का निर्माण करती है और ठंडी होती है, यानी पानी जो था ठंडा होके यहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है। तो जलवाष्प होने के कारण, पृथ्वी के ठंडा होने के साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप चीजें समझ रहे हैं। देखिए बादल है, ये ऊपर गई, गैसें गई यहां से और ये बादल बन गया और फिर यहां से बारिश होना शुरू हो गई। यानी यहां पहली बार हमारे पास बारिश हुई है। क्यों? पृथ्वी के जो जलवाष्प ऊपर जा रही है वो ठंडा होने से। ठीक है, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पहली बात तो वहां पर बारिश हो रही है। अब एक बात और समझिए आप, पूरे वातावरण के अंदर हमारे पास में क्या है? सबसे ज्यादा CO2 है। और CO2 का आज आप पढ़ेंगे, CO2 हमारे पृथ्वी का तापमान को बढ़ाने का काम करती है। कैसे करती है आप इसको समझिए। CO2 में एक खासियत होती है कि जैसे हम इसको यहां पर थोड़ा देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार, कहीं पर भी यहां देख लेते हैं अपन, देख लीजिए। CO2 में क्या होता है कि जैसे हमारे पृथ्वी यहां पर है और ये हमारा सन है, तो सन की किरणें आती है, ध्यान से सुनना, बाद में आपको और कराऊंगा मैं। सन की, सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणें CO2 के अंदर आराम से रहती है। CO2 के अंदर ये CO2 की लेयर है। ये क्या है? ये CO2 की लेयर है। ये मानकर चलिए, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये आपकी CO2 की लेयर है। अब ये सूरज की किरणें आ रही है, आराम से आने दे रही है, लेकिन जब ये CO2 यहां से, यानी जो गैसें है, ये सूर्य विकिरण टकरा कर वापस लौटती है, तो CO2 इनको जाने नहीं देती, कुछ को अपने पास में रख लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। इस कारण ही CO2 को वायुमंडल का कंबल भी कहते हैं। वायुमंडल का कंबल भी कहते हैं, है ना, वायुमंडल का कंबल भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का तापमान को बनाए रखती है CO2। ठीक है, तो ये पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने वाली चीज थी। अब हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि बारिश होने लगी, जलवाष्प आ रही है, बिल्कुल चीजों कनेक्ट करके समझना, बारिश आ रही है, जलवाष्प आई है, ठंडी हो रही है, बारिश होने लगी। अब वहां पर CO2 है, CO2 गर्म है, लेकिन जलवाष्प के यानी पानी के संपर्क में आने से इसका तापमान गिरता है। तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर CO2 ने बना रखा था वो और कम हो जाता है तापमान का। तो यानी तापमान में और ज्यादा गिरावट आती है, तापमान में और ज्यादा गिरावट आती है। समझिए आप, पहले तो CO2 ने तापमान मेंटेन कर रखा था, लेकिन जलवाष्प की जब बारिश हुई उसके संपर्क में आने के कारण तापमान और गिरता है। तो तापमान और गिरता है तो और अधिक संघनन होता है, और अधिक वर्षा होती है और फिर नीचे बारिश होने लगती है। अब आप यूं मानकर चलिए कि जैसे मान लीजिए ये मेरा चेहरा पृथ्वी का भाग है ना, मैं ऊपर करके रखता हूं, तो अगर ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ पर मेरे फोरहेड पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ पर जो मेरे खड्डे हैं आंखों में जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जहां पर गर्त हो गई तो वहीं तो पानी भरेगा। तो जो जल हुआ, इकट्ठा हुआ, वो कहाँ हुआ? गर्तों में हो गया, खड्डों में हो गया, और वहीं से महासागर बन गए। पहाड़ी जो क्षेत्र थे, बड़े क्षेत्र थे, धरातल, वहां तो पानी इकट्ठा नहीं हुआ, और पानी कहाँ हुआ? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में। नाम तो बाद में रख दिए हमने ना, पहले थोड़ी थे। तो वहां पर पानी इकट्ठा हो गया है। समझ रहे हैं? बारिश हो ही जा रही है, एक दिन की बारिश नहीं, लगातार बारिश हो जा रही है, कई सालों तक बारिश हुई है। तो वहां पर महासागरों का निर्माण हुआ है, एक दिन की बारिश से थोड़ी होगा कम। अब देखिए आप, अब पृथ्वी की उत्पत्ति हम मानते हैं कि 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? इसको लिख भी लीजिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, और उसके निर्माण के 50 करोड़ साल के बाद में महासागर की उत्पत्ति होती है। यानी महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल में बने, यानी 50 करोड़ साल के अंदर, यानी 400 करोड़ साल के अंदर महासागर की उत्पत्ति होती है ना। अब देखिए इसमें 250 करोड़ से 300 करोड़ तक लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि 250 करोड़ से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वापस क्यों होती है हम आगे पढ़ेंगे, अब हम जीवों का विकास पढ़ेंगे, जीवमंडल का विकास पढ़ेंगे, कि जब महासागरों में जीवों की उत्पत्ति होती है, पेड़ पौधों की, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। और धीरे धीरे जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो सारी वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो महासागर धीरे धीरे फुल हो जाते हैं। किससे? ऑक्सीजन से। समझ रहे हैं आप बात? समझ रहे हैं आप? ऑक्सीजन फुल होते हैं, और अंत में जब ऑक्सीजन से पूरा महासागर फुल होता है तो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और पूरा वायुमंडल जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए वो लेकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो ये हमारे जलमंडल के बारे में। मैं जलमंडल के बारे में रिपीट कर देता हूं। पृथ्वी में जल कहां से आया? पृथ्वी ठंडी हो रही है, सर बताया आपने। पृथ्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, गैसें निकल रही है ना, जलवाष्प निकल रही है, सब कुछ निकल रही है। अब जो गैसें जलवाष्प निकल रही है, लगातार निकल रही है, तो धीरे धीरे आगे ठंडी तो होगी ना कहीं तो ठंडी होगी। ऊपर नहीं जा रही क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको रोक रखा है। ये ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद में संघनन की प्रक्रिया होती है, बारिश होने लगती है।
बारिश तो इतनी होती जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन CO2 जो था उस जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखा था, तापमान को, वो ठंडा होता है। तापमान में गिरावट आती है तो बारिश लगातार होती है, संघनन होता है, वर्षा होती है। इससे क्या होता है, जो गर्त थे हमारे पास में, जो खड्डे थे, बड़े बड़े खड्डे थे, वो महासागरों में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल बाद, यानी लगभग आज से 400 करोड़ साल पहले हमारे महासागर बनते हैं। और 250 से 350 करोड़ साल बाद में जब महासागर में जीव की उत्पत्ति होती है पेड़ पौधों के रूप में, तो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीजन धीरे धीरे महासागरों में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जब वो फुल हो जाते हैं महासागर ऑक्सीजन से, तब ये मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। ये हमारी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आएगी। एक बार मैं दोबारा रिकैप कर लूं जल्दी से। यहां देखिए आप, हमने वायुमंडल जलमंडल का पढ़ा, दोनों को रिलेट किया है सर। वायुमंडल के विकास की बात की तो 3 अवस्थाएं बताई मैंने। प्रथम अवस्था जिसमें सूरज दादा ने पूरे वायुमंडलीय आदिमकालीन वायुमंडलीय गैसें थी, हाइड्रोजन हीलियम को भगा दिया, यहाँ से भगा दिया और बोला भैया अब बनाओ, अपने वायुमंडल का निर्माण कर दो। तो हमारे जो पृथ्वी था उसने कहा भाई हमारे तो हीट है, मैं जलवाष्प निकाल रहा हूँ, गैसें निकाल रहा हूँ, और ये पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल रोक कर रखता है, तो हमारे एक वातावरण का निर्माण होता है। तीसरी प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं जलमंडल। जलमंडल में वहीं से करेंगे कनेक्ट। पृथ्वी ठंडी हो रही है, ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, गैसें निकल रही है, गैसें ठंडी होती है, नीचे आती है, संघनन होता है, बारिश होती है, CO2 से कनेक्ट होकर तापमान गिरता है, महासागरों का निर्माण होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा महासागर में और फिर वायुमंडल के अंदर पूर्ण रूप से आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा ये चीजें समझ में आएगी। अगर मैं आशा करता हूँ चीजें समझी होगी आपने, कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर हम पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल यानी भैया हमने स्थलमंडल बना दिया है, हमने जलमंडल बना दिया, वायुमंडल बना दिया, अब इस पर रहने के लिए कुछ तो चाहिए। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे हमारी स्कूलें चल रही थी, लॉकडाउन लग गया, कोरोना लग गया था, तो अगर आप बच्चे नहीं थे तो उसको स्कूलों का मतलब था क्या? कुछ नहीं था ना। तो वैसे पृथ्वी जो है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पहले चैप्टर में, कि पृथ्वी तो बन चुकी है, लेकिन इस पर ड्रामा करने के लिए, इस पर अपने कारीगरी दिखाने के लिए मनुष्य या कोई जीव तो चाहिए। तो अब जैव मंडल की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे, जीवों का विकास कैसे हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ आपको, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।